हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू देवभूमि स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस का लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक समझाऊंगी। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली एंड बूझो के स्कूल में साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें पहेली एंड बूझो को फर्स्ट प्राइज़ मिला। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और उन्होंने डिसाइड किया जो प्राइज़ मनी उनको मिली थी उससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. लेकिन जब वो शॉप में गए और उन्होंने क्लोथ मटेरियल की बहुत सी वेराइटीज़ देखी तो वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे आपको फिगर 3.1 में दिखाया गया है, देखो कितनी वेराइटीज़ है कपड़ों को लेके, ठीक है। तो ऐसे ही वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे। द शॉपकीपर explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया इसमें से कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक। ही हैड वुलन मॉफलर एंड शॉल, उनके पास वुलन मॉफलर एंड शॉल भी था, सिल्क साड़ी भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहेली एंड बूझो बहुत एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने सारे डिफरेंट फैब्रिक जो थे उनको टच किया और फील किया। फाइनली दे बोट अ वुलन मॉफलर एंड अ कॉटन साड़ी, लास्ट में उन्होंने एक वुलन मॉफलर और एक कॉटन साड़ी खरीद ली। After their visit to cloth shop, पहेली and बूझो began to notice various fabric in their surrounding। अब कपड़े की शॉप में विजिट करने के बाद पहेली और बूझो ने अपने आसपास में डिफरेंट टाइप के फैब्रिक को ध्यान से देखना शुरू किया। They found that बेडशीट, ब्लैंकेट, उन्होंने देखा कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल, डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने देखा कि बेडशीट, टेबल क्लॉथ, टॉवल, डस्टर ये सभी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग, इवन उनके स्कूल बैग भी और जो गनी बैग जैसे बोरियां होती हैं उस टाइप की, ये भी कुछ फैब्रिक से बने हैं अलग अलग टाइप के। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने इन फैब्रिक की पहचान कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक में की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ ऐसे फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3.1 वेराइटी इन फैब्रिक। अब फैब्रिक में क्या वेराइटीज़ हैं। एक्टिविटी 1 दी गई है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या दिया है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अब आपको किसी टेलर की शॉप में जाना है और वहाँ से कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। अब कटिंग करने के बाद, सिलने के बाद जो कपड़ों के पीसेस बच जाते हैं ना, जिनको कतरन कहते हैं, उनको आपको लेना है। फील एंड टच ईच पीसेस ऑफ फैब्रिक, हर एक फैब्रिक के पीसेस को आपको फील करना है और टच करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम टेलर। अब आपको टेलर की हेल्प से जो पीसेस आपने वहाँ से उठाए हैं उस पर लेबलिंग करनी है कि कौन सा कॉटन का कपड़ा है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, इस टाइप से, ठीक है। डू यू वंडर दैट व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है ये जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, ये डिफरेंट फैब्रिक्स ये किससे बने होते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece। जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस पीस की तरह दिखता है। Now look at it closely, अब इसको क्लोज तरीके से देखो। What do you notice, आपने क्या नोटिस किया। देखो फिगर 3.2 दिया गया है आपको, ये एक फैब्रिक का पीस है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप ये देखोगे इसमें कि ये कपड़ा जो है अरेंज करके बना है किसी धागों को इस टाइप से, तब जाके हमें एक फैब्रिक मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 2। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब आपको कॉटन का वही पीस लेना है जिस पर आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपको उस कपड़े के किसी कोने में ढीला सा धागा ढूंढना है और उसे खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे फिगर 3.3 में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे इनको लूज थ्रेड मिला होगा तो ये इसको खींच रहे हैं यहाँ से, ठीक है।
If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. अगर आपको इस कपड़े में कोई yarn नहीं दिख रहा है तो आप किसी पिन या नीडल की हेल्प से उसे बाहर निकाल के खींच सकते हो. We find that a fabric is made up of yarn arranged together. हमने देखा जो ये फैब्रिक है यहाँ पे कपड़ा, ये किसी yarn को, जैसे धागे होते हैं ना, इसको अरेंज करके बने हैं. ठीक है. वट आर दीज यार्न मेड ऑफ. अब ये यार्न जो धागे हैं ये किससे बनते हैं, तो ये हम आगे रीड करेंगे. ओके. नेक्स्ट देखते हैं 3.2 फाइबर. अब फाइबर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ये क्या है, ये कहाँ से हमें मिलता है. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. अभी आपने एक्टिविटी 2 में यार्न निकाला था किसी कॉटन पीस से, इसी तरीके से आपको एक धागा निकालना है. यार्न मीन्स थ्रेड. ओके. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. अब आपको इस यार्न को, इस धागे को किसी टेबल के ऊपर रखना है. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. एक सिरे को तो आपको थंब की हेल्प से प्रेस करके रखना है, जैसे इन्होंने दबा रखा है एक सिरे को, इस टाइप से. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन 3.4 फिगर. अब आपको दूसरे सिरे को नेल्स की हेल्प से स्क्रैच करना है बाहर की तरफ. ठीक है. Do you find that at this end the yarn split up into thin strand? क्या आपने इसमें देखा जब आप इसको स्क्रैच कर रहे हो तो जो यार्न है वो छोटे धागों में स्प्लिट हो गया है. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो 3.5 फिगर दिया गया है जिसमें यार्न जो है थिन स्ट्रैंड में चेंज हो चुका है. यहाँ पे जब नेल से हमने इसे स्क्रैच किया तो ये यार्न थिन स्ट्रैंड में स्प्लिट हो गया. देखो 2-3 धागे निकल आए हैं यहाँ पे. ठीक है. इसी तरह when you try to thread a needle, अब जब आप किसी निडल में धागा डालने की कोशिश करते हो तो many a time the end of the thread is separated into a few thin strand. तो क्या होता है जब भी आप धागा डालते हो निडल में तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो धागा चला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उससे भी बहुत सारे धागे निकल आते हैं. जैसे ये निडल हो गई, ये आई हो गई, हम थ्रेड डालने की कोशिश कर रहे हैं. अब इस थ्रेड का जो ये वाला सिरा है इसमें 2-3 धागे निकल आते हैं, ये धागा खुल जाता है यानी कि यार्न. ठीक है. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. इससे क्या होता है, नीडल की आई में धागा जा नहीं पाता है, परेशानी होती है हमें. द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड. यानी कि जो ये धागे हमें दिख रहे हैं ये भी थिनर स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं. इसी स्ट्रैंड को हम फाइबर कहते हैं. ठीक है. ये धागा अभी आपको यहाँ पे दिखाया था इस तरीके से. देखो ये तो है हमारा यार्न यानी कि स्ट्रैंड. ये धागा भी अभी और पतले धागों से मिलकर बना होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. यानी कि जो फैब्रिक होता है वो यार्न से बना होता है, यार्न जो होता है वो फाइबर से बना होता है. ठीक है. जैसे मानो ये हो गए आपके फाइबर, ये हमें कहीं से मिल रहे हैं. अभी आप ये सोचो फिलहाल, अब इससे बन रहा है एक थ्रेड, जैसे ये बना है, ये थ्रेड दिख रहे हैं आपको. अब इससे बनेगा आपका फैब्रिक यानी कि कपड़ा. इन्हीं को अरेंज करके बनता है कपड़ा. ठीक है. अब व्हाट डू दीज फाइबर कम फ्रॉम. अब ये फाइबर हमें कहाँ से मिलते होंगे, तो हम ये पढ़ते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. अब कुछ फैब्रिक के फाइबर जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. इसको नेचुरल फाइबर कहा जाता है. यानी जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको नेचुरल फाइबर कहा जाता है. ठीक है. कॉटन एंड जूट तो प्लांट्स के एग्जाम्पल हो गए जो हमें प्लांट से मिलता है. वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. अब जो वूल होता है वो कहाँ से मिलता है, वो शीप और गोट के फ्लीस यानी कि हेयर से मिलता है, ऊन से मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल. जो ये वूल होता है ये हमें रैबिट, याक, कैमल के हेयर से भी मिल जाता है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. अब सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, ये सिल्क वॉर्म के कोकून से मिल जाता है. ठीक है. यानी कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जिसमें से कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिल जाता है और एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिल जाता है. अब वूल जो होता है वो हमें किससे मिलता है, शीप, गोट, रैबिट, याक, कैमल से. सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से. For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabric.
1000 ईयर से फैब्रिक बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल फाइबर का यूज़ होता था। इन द लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, लेकिन लास्ट 100 ईयर से केमिकल से फाइबर बनाया जा रहा है अब, ठीक है। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स, जो हमारा फाइबर केमिकल से बन रहा है अब वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता हमें, तो उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यानी कि जो प्लांट और एनिमल से मिल रहा था वो तो नेचुरल फाइबर हो गया, अब जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिल रहा है उसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो केमिकल से बन रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए पॉलिस्टर, नायलॉन। नेक्स्ट देखते हैं सम प्लांट फाइबर। अब जो प्लांट से मिलते हैं हमें फाइबर वो कौन कौन से हैं, तो 3.3 में हम देखते हैं पहला कॉटन। तो कॉटन तो हमें प्लांट से मिलता है। अब पढ़ते हैं हम कॉटन के बारे में। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प, अब क्या आपने कभी तेल के लैम्प के लिए बत्तियां बनाई हैं। अब शहर में तो इसका यूज़ होता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन गांव में ज़रूर होता है। लोग क्या करते हैं, लैम्प जलाने के लिए बत्ती बनाते हैं। अब वो बत्तियाँ किससे बनी होती है। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, इन विक्स को बनाने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो। जैसे सूती कपड़े का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कॉटन का यूज़ कर लेते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट और पिलो। इन कॉटन वूल का यूज़ रजाई, गद्दा, तकिए इनको भरने में होता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। अब आपको कुछ कॉटन वूल लेनी है और इसको खींचना है इस तरीके से, जैसे दीपावली में बत्तियां बनाते हैं उस टाइप से बाहर की ओर खींचना है। लुक एट इट्स एजेस, अब आपको इसके कोने देखने हैं। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आपने देखा होगा यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड दिख रहे हैं ये कॉटन फाइबर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब ये कॉटन वूल कहाँ से आती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं जहाँ ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी होती है, वार्म क्लाइमेट होता है, वहाँ उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, क्या आप हमारी कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट के नाम दे सकते हैं जहाँ कॉटन ग्रो होती है। तो वो तो है जैसे पंजाब, गुजरात ले लो या महाराष्ट्र, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, अब जो ये कॉटन बॉल होती है ये लेमन के साइज़ की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। अब जब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाती है तो बीज जो होते हैं टूट कर खुल जाते हैं। जैसे ये देखो ये बीज है ना, तो ये टूट के खुल गए हैं, ठीक है, इनका मुंह खुल गया है। और सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर, अब इसमें बीज होता है, देखो इस टाइप से है, यहाँ कॉटन है, इसके अंदर बीज होता है, तो ये बीज जो है कॉटन फाइबर से घिरे होते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, क्या आपने कभी कोई ऐसा खेत देखा है जो पिकिंग के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि कपास को चुनने के लिए। देखो मैच्योर होने के बाद तो वो चुना ही जाएगा, निकाला जाएगा ना, इस टाइप से देखा है आपने कभी। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद स्नो, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये स्नो से कवर हो चुका है, ठीक है, जैसे आपको फिगर 3.6 में दिखाया गया है इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, अब इस बॉल से कॉटन को हाथ द्वारा निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा है ये पक्का रेडी हो चुका है अब तो, ठीक है, तो इनको हाथों द्वारा निकाला जाता है। उसके बाद फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड, अब सीड से फाइबर को अलग किया जाता है, किसके द्वारा, कॉम्बिंग के द्वारा। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, यानी कि जैसे आपने पेड़ से निकाल लिए, ठीक है, जो प्लांट होते हैं उससे निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब आपको इनसे बीज अलग करने हैं तो वो कॉम्बिंग के थ्रू होगा, इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, गिनिंग वैसे हाथों के द्वारा होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 3.7 फिगर में। These days मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन आजकल के दिनों में गिनिंग के लिए मशीन का भी यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम से मिल जाती है। फिगर 3.8 दिया गया है, ये इसकी स्टेम है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इसकी खेती रेनी सीजन में की जाती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल,
बिहार, असम, यानी कि इंडिया में इसकी खेती वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। अब फ्लावरिंग स्टेज में ही इसको काट दिया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जब इसके तने काट दिए जाते हैं तो इसको कुछ दिन के लिए पानी में भिगो दिया जाता है स्टेम को। द स्टेम रॉट, जब तना गल जाता है, फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, तो फाइबर्स को हाथ द्वारा अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, यानी कि फैब्रिक को बनाने से पहले इन सभी फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज इट डन, अब ये करते कैसे हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपको 3.9 फिगर दिया गया है, इसमें कॉटन से यार्न यानी कि थ्रेड बनाया है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे बत्ती बनती है उसको बाहर की तरफ खींचते चले जाओ तो लंबी सी बन जाएगी, इस टाइप से बनाना है उसे भी। ठीक है, 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। अब आपको कॉटन यार्न बनाना है जिस तरीके से इन्होंने बनाया है। ठीक है, Activity 4. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. अब आपको कॉटन वूल लेनी है और उसको थंब की हेल्प से प्रेस करके रखना है। दूसरे हाथ से आपको थंब एंड फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए बाहर की ओर खींचना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप यार्न बना पाए। फिगर 3.9 जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, देखो इस तरीके से यहाँ पे कॉटन वूल रखी होगी और दूसरे हाथ से ये धीरे धीरे लगातार बाहर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, तो एक यार्न बनकर रेडी हुआ है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर जो कि हमें प्लांट एनिमल से मिल रहे थे, इससे यार्न का बनना यानी कि धागे का बनना, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब इसमें कॉटन वूल को फिर से ट्विस्ट करते हुए बाहर की ओर लाना है जिससे फाइबर एक साथ आ जाए और एक यार्न बन जाए यानी धागा बन जाए। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। जो सिंपल डिवाइस है स्पिनिंग की वो है हैंड स्पिंडल, जिसको तकली कहा जाता है। यहाँ पे देखो फिगर दिया गया है तकली का। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। अब जो दूसरा तरीका है वो है चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब चरखा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही फेमस हुआ था। ठीक है, ही इनकरेज पीपल टू वियर clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun important clothes made in the mills of Britain। अब इन्होंने क्या किया गांधी जी ने, इन्होंने बढ़ावा दिया कि जो क्लोथ्स खादी से बने हुए हैं उनको पहने और जो ब्रिटेन से आए हुए कपड़े हैं उनको ना पहने। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, इन्होंने खादी को प्रमोट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। अब खादी जो था उसके प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने 1956 में एक संगठन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग का काम अगर लार्ज स्केल में होता है तो वो स्पिनिंग मशीन की हेल्प से होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद अब यार्न का यूज फैब्रिक बनाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। अभी तक तो हमने देखा फाइबर से यार्न कैसे बन रहा था, अब यार्न से फैब्रिक बनाना है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत से तरीके हैं यार्न से फैब्रिक बनाने के, लेकिन जो दो मेन मेथड हैं वो है वीविंग एंड निटिंग। तो पहला देखते हैं वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together। अगर एक्टिविटी 2 में आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो फैब्रिक होता है वो दो धागों के सेट से बना होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न के दो सेट का अरेंज होना एक साथ टू मेक अ फैब्रिक, ये फैब्रिक बनाता है और इसी को वीविंग कहा जाता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। इसको पेपर स्ट्रिप्स में ट्राई करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। आपको दो अलग अलग कलर की शीट लेनी है जिसकी चारों तरफ की जो लेंथ होगी वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों तरफ से। फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। अब दोनों शीट को आपको हाफ फोल्ड करना है, आधा फोल्ड।
ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन दी फिगर 3.12। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है इस तरीके से लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, और दूसरे वाले में आपको कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है। कट बोथ द शीट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। अब आपको कट करना है जो डॉटेड लाइन जहाँ पे आपने ये लाइन खींची है यहाँ तक कट करना है आपको, ठीक है, और उसके बाद उसको अनफोल्ड यानी कि खोल देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू दी कट इन द शीट पेपर एज शोन इन 3.12C। अब इस तरीके से आपको इसको बुनना है, ठीक है। 3.12D शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल दी स्ट्रिप्स। अब जब आप इसको बुन लोगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से अगर 2 सेट यार्न के हैं वो बुने जाए तो फैब्रिक बनता है। द यार्न आर मच थिनर देन और पेपर शीट। जो यार्न होता है वो ज़्यादा पतला होता है एज कम्पेयर टू पेपर शीट। ऑफ कोर्स weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. अब जो weaving का तरीका है ये looms के द्वारा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो looms होते हैं ये hand operated भी होते हैं और power से भी ऑपरेट होते हैं, दोनों से, बिजली से भी और हाथों से भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं knitting. Have you noticed how sweater are knitted? क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर कैसे बनती है? In knitting, a single yarn इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब बुनाई में क्या होता है, सिर्फ एक धागे का यूज़ करके फैब्रिक के एक टुकड़े को बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे ये बन रहा है 3.14 फिगर में, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने किसी फटे सॉक्स यानी जुराब के किसी धागे को खींचकर देखा है? What happen? क्या होता है? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. इससे क्या होता है, जो मौजे के जो जहाँ पे फटा हुआ एरिया होता है, अगर आप वहाँ से धागा खींचने की कोशिश करोगे तो कॉन्टिन्यूसली खींचता चला जाएगा, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर थिंग्स आइटम आर मेड ऑफ knitted फैब्रिक। मौजों के अलावा और भी पहनने के कपड़े ऐसे होते हैं जो इस बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो नीटिंग का जो मेथड है वो हाथ द्वारा भी किया जाता है और ऑल्सो मशीन के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग एंड नीटिंग का यूज़ बहुत से फैब्रिक को बनाने में किया जाता है। दिस फैब्रिक, अब इस फैब्रिक का यूज़ कपड़ों को लेके बहुत सी वेराइटीज़ हैं उनमें किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटीरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। क्या आपने कभी सोचा पहले के लोग पहनने के लिए क्या यूज़ करते थे? इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स फर टू कवर देमसेल्व्स। तो उस टाइम के लोग जैसे बड़े बड़ी पेड़ों की छालें, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, एनिमल की स्किन, फर, इनसे अपने आप को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में बसना शुरू किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने पतली टहनियों, घास को बुन करके मैट, चटाई बनानी शुरू की, ठीक है, टोकरी बनानी शुरू की। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। अब जैसे पेड़ों की जो लंबी लंबी लताएं होती हैं, वाइन्स, एनिमल फ्लीज यानी कि एनिमल की ऊन या उनके हेयर, उसको ट्विस्ट कर करके लॉन्ग स्ट्रैंड यानी कि धागा बनाया। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और इन धागों को बुन करके उन्होंने फैब्रिक तैयार किया। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. पहले के समय में जो इंडियंस हुआ करते थे वो रुई से यानी कि कॉटन से बने कपड़े पहनते थे, जो कहाँ उगाए जाते थे? गंगा नदी के आसपास के एरिया में उगाए जाते थे, ठीक है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। अब फ्लैक्स भी एक प्लांट ऐसा होता है जिससे नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। उस टाइम में कपड़ों को बनाने के लिए रुई के साथ साथ फ्लैक्स की खेती भी की जाती थी, जो नील नदी के पास के जो एरिए थे उसमें करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम सिलाई भी नहीं आती थी उन लोगों को। पीपल सिंपली ड्रैप द
फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स को ढकने के लिए इन कपड़ों का यूज़ करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज, वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए बहुत से मेथड का यूज़ करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। अब जो सिलाई की मशीन होती है, उसकी जो निडल है, उसके इन्वेंशन के साथ ही लोगों ने फैब्रिक की सिलाई करके कपड़े बनाने शुरू किए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस इन दिस इन्वेंशन। अब हम सब जानते हैं ये निडल की इन्वेंशन के बाद कपड़ों में बहुत सी वेराइटीज़ आई हैं सिलने को लेकर। कोई किसी टाइप का सिलवाते हैं, कोई किसी टाइप, बहुत वेरिएशन आई है। बट Is it not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as unstitched piece of fabric? क्या यह अमेजिंग बात नहीं? आज भी लोग साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी को बिना सिले यूज़ करते हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें इतनी सारे स्टेट हैं और उन स्टेट में अलग अलग वेराइटीज़ के फूड होते हैं, इसी तरीके से a large variety exists also in fabric and क्लोथिंग आइटम। इसी तरीके से फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम में भी बहुत सी वेराइटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कॉटन रोल से फाइबर बन रहा है, यानी कि जैसे कॉटन निकला है हमारा, इसमें सीड होता है। अब सीड हटा करके जो हमारे फाइबर बनता है, उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। अब फाइबर से यार्न बनना, यानी कि जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, इससे धागा बनना, उसको कहते हैं स्पिनिंग, प्रोसेस को कहते हैं। और यार्न से फैब्रिक बनना दो मेथड से होता है, नीटिंग एंड वीविंग। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरी सारी वीडियो देख सकें।